बेहतरीन तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें मनोज एकेडमी। तो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं रोहित आप सभी साथियों के सम्मुख प्रस्तुत करने वाला हूं पर्यावरण शिक्षण अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है साथियों, चलिए सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को सबसे पहले आप लोग लाइक ठोक दीजिएगा, यानी कि लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। देखो डियर, फटाफट से देखो कि साथियों हमारा जो क्वेश्चन रहता है रोजाना 30 क्वेश्चन हम पेपर के लेवल से करते हैं। साथियों कितने क्वेश्चन करते हैं अपन करते हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है, और ईमानदारी के साथ स्कोर भी बताना मत भूलिएगा कि 30 में से आप लोगों का स्कोर कितना रहा। सभी के कमेंट पढ़े जाते हैं हमारे द्वारा और स्कोर भी चेक किया जाता है कि आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई कर भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो 30 में से आप लोग का कितना स्कोर रहा यह भी आप लोग को बताना होगा। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन संख्या प्यारे साथियों 121 नंबर की बात करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन संख्या 121 नंबर है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। ठीक है, सबसे जो है ना आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे बात करेंगे सबसे छोटी की बात पूछी गई है। तो देखिएगा, भूटान सब भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है साथियों, भूटान के साथ है ना डियर। ऑप्शन संख्या यहाँ पर हमारा जाता है ओनली 4, भूटान के साथ है। जो कितनी है ये है साथियों यहाँ पे। हाँ देखो, सबसे पहले बात करेंगे 121 का हो जाएगा भूटान, और सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान के साथ कितनी है साथियों, कितने किलोमीटर है, 699 किलोमीटर। ठीक है डियर, कितनी है, 699 किलोमीटर है भूटान के साथ। ठीक है, अच्छा सबसे छोटी स्थलीय सीमा, हाँ वेरी गुड। अगर मैं बात करता हूँ सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ भी है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा, भूटान। ठीक है डियर, चलिए। और भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, सबसे बड़ी किसके साथ है साथियों, बांग्लादेश के साथ है। ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ कितनी है साथियों, तो ये है 4096 किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ। तो आप लोग का आंसर क्या रहेगा डियर, आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या ओनली 4। और यहाँ पर अगर अफगानिस्तान दिया गया होता तो अफगानिस्तान आप लोग यहाँ पर क्लिक करते। ठीक है डियर, चलिए बहुत अच्छे। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं 122 नंबर की तरफ कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो साथियों अच्छे से आंसर आप लोग कीजिएगा। बात करेंगे 122 नंबर की, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात आप लोगों से पूछी गई है। तो नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, फिर अचना कमार। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर आप लोग का, देखो भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। कौन सा साथियों, नीलगिरी हो जाता है। और आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या अपना 1। ठीक है, नीलगिरी राइट आंसर हो जाता है साथियों। और ये स्थापित किया गया था साथियों कब, 1986 को डियर, 1986 को साथियों स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ पर साथियों, तमिलनाडु में 5520 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। कहाँ पर साथियों, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। और अगर मैं बात करता हूँ विस्तृत की साथियों, तो इसका विस्तार है 5520 किलोमीटर। ठीक है डियर, तो फाइनली देखो आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली 1। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा डियर, हाँ क्वेश्चन संख्या तो को बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या 123 नंबर की। अच्छे ढंग से आप लोग आंसर कीजिएगा कि जब बर्फीला पानी किसी गिलास में डाला जाता है। ध्यान से देखते रहिएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तर्क बुद्धि पर डिपेंड करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों तर्क बुद्धि पर डिपेंड करते हैं। थोड़ा सा सोचो, सोच समझ के आंसर कर दीजिएगा फटाफट से। तो जब बर्फीला पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास की बाहरी सतह पर जल के कण दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण क्या है, आप लोगों ने देखा होगा अगर गिलास में थोड़ा सा बर्फ का भी टुकड़ा टुकड़ा डाल देते हैं आप लोग, तो गिलास का जो बाहरी सतह है उस पर क्या होता है, जल के छोटे छोटे कण बन जाते हैं। तो इसका कारण डियर क्या हो सकता है, द्रवीकरण हो सकता है, वाष्पीकरण होगा, उन्नयन होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो देखिएगा साथियों, क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण इसका मेन कारण है डियर। क्या है इसका मेन कारण है, वाष्पीकरण। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे हमारा 2 राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। ठीक है क्या, हाँ वाष्पीकरण सही आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है, क्योंकि द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर जो धीरे धीरे ताप का द्रव में वाष्प बदलना क्या कहलाता है, यह वाष्पीकरण कहलाता है। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 24 नंबर की तरफ। चलिए देखो डियर, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या है यहाँ पर हमारा 24 नंबर, यानी कि 124 नंबर और 125 नंबर। चलिए तो साथियों 124 नंबर की अपन बात कर लेते हैं कि भांगड़ा, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है, जी हमें पता होना चाहिए। देखो गिद्दा और भांगड़ा, ठीक है, भांगड़ा पंजाब में प्रचलित है साथियों। कहाँ पर है, भांगड़ा है पंजाब में प्रचलित। ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा में होता है घूमर। ठीक है, हरियाणा में साथियों घूमर भी होता है, हरियाणा में साथियों घूमर भी होता है। गुजरात में गरबा होता है, गरबा डांडिया, गरबा और डांडिया होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब आप लोग बोलेंगे सर घूमर तो राजस्थान का भी है, तो साथियों घूमर हरियाणा का भी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और झूमर है, वो झूमर है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे प्यारे साथियों बात करेंगे 125 नंबर की, कि वर्षा की बूंदें किस बल के कारण नीचे गिरती हैं। साथियों आप लोग जानते होंगे जब वर्षा होती है तो लगातार धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्या होता है कि वर्षा की बूंदें नीचे गिरती हैं। तो किसके कारण गिरती है, आकर्षण बल, गुरुत्व बल, या फिर ज्वारीय बल, या फिर अपकेंद्रीय बल। 125 नंबर की डियर बात कर लेते हैं। वर्षा की बूंदें गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी पर गिरती हैं। ठीक है, गुरुत्व यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 2। ठीक है, बिल्कुल। जैसे आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि जब कोई आप लोग जो है ना, कोई भी जो है डला, डला कह सकते हैं, फिर कोई कुंकुड़ कह सकते हैं, फिर मिट्टी का डेला कह सकते हैं, कि आप लोग जो है ना ऊपर को उछालते हैं तो वह फटाफट से नीचे गिर जाता है। तो इसके कारण होता है गुरुत्व बल होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं, देखिएगा आप लोग को मैचिंग करना होगा। मैचिंग करो बहुत तेजी के साथ, अच्छा खासा क्वेश्चन है साथियों। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा। ये वाले क्वेश्चन मैं आप लोग को करा चुका हूँ, चारों के चारों ऑप्शन मेरे ख्याल से बहुत अच्छे ढंग से आप लोग कर पाएंगे। देखो यहाँ पे बात करेंगे, मेरी प्रार्थना यही है कि मैं पास हो जाऊं। ठीक है, टीना कह रही है कि मेरी प्रार्थना यही है कि मैं पास हो जाऊं। इसका मतलब प्रेरित प्रेरित कर रही है कि मेरी प्रार्थना, अमेरिका, अमेरिका मतलब मेरी प्रार्थना यही है। टीना कह रही है कि मेरी प्रार्थना यही कि मैं पास हो जाऊं, मेरी, ठीक है, प्रार्थना यही कि मैं पास हो जाऊं। कौन कह रही है, टीना कह रही है। टीना कह रही है किससे, टीना किससे कह रही है, पास होने से। ठीक है, पम पास, यानी कि मैं पास हो जाऊं। टीना कह रही है कि मेरी प्रार्थना यही कि मैं पास हो जाऊं। ठीक है, तो पहले नंबर की बात करेंगे तीसरा हो जाएगा, चौथे हो जाएगा चौथा। और डाउन्स की बात करेंगे साथियों, डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ओ कैसे खड़े हो, बैठ जाओ जरा। और उत्तरी एशिया स्टेपिस, यानी कि स्टेपी उत्तरी एशिया। तो फाइनली देखो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पंपास हो जाता है अर्जेंटीना। ठीक है, और डाउन्स की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी की बात करेंगे उत्तरी एशिया, और पेरेरी अमेरिका। तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन को देख लीजिएगा फटाफट से। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा जो क्या दे रखा है साथियों, कि भाई पहले नंबर की बात करेंगे। चलो थोड़ा सा जूम करेंगे, है ना, जूम करेंगे जिससे आप लोग क्लियर दिखाई दे सके एक ही बारे में क्वेश्चन। ठीक है डियर, एक ही बार में आप लोग क्वेश्चन दिखाई दे सके, इसलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कम, है ना। अब क्लियर होगा, ठीक है डियर, अब क्लियर होगा। चलिए मैच करते हैं। अब क्या करते हैं साथियों, अब करते हैं अपन यहाँ पर मैच करते हैं। ठीक है, चलिए कीजिएगा। तो देखो पहले नंबर की बात करेंगे, पंपास अर्जेंटीना। तो पहले का तीसरा किस में दे रखा है, पहले का तीसरा इसमें दे रखा है, और पहले का तीसरा पहले और दूसरे में दे रखा है। तो ये भी हमारा खत्म हो जाएगा, है ना, और ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए और फिर यानी कि चौथे की बात करेंगे। चौथे का चौथा कहाँ पर दे रखा है, चौथे का चौथा दे रखा है ऑप्शन संख्या 2 में। तो यही हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा। बाकी आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते ही हैं। डाउन्स की बात करेंगे, डाउन्स हो जाएगा
ऑस्ट्रेलिया। स्टेपिज उत्तरी एशिया। और बात करेंगे साथियों, एक हमारा ऑप्शन और बचा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अर्जेंटीना पंपास। क्लियर होगी बात। चलिए आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 127 नंबर की तरफ। चलो बात करेंगे 127 नंबर की प्यारे साथियों और 128 नंबर की। साथियों सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, डियर सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। भाई संख्या बहुत ही कम है तो प्लीज इंटरेस्ट दिखाइएगा थोड़ा सा, और सभी साथियों के ग्रुप में सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है साथियों। पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है वह होता है सूर्य का प्रकाश। बिल्कुल, क्या होता है साथियों, वह होता है सूर्य का प्रकाश। भली भांति आप लोग जानते हैं, ठीक है। सूर्य का प्रकाश राइट आंसर रहेगा। और इसी से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, किससे, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन ये बनाते हैं, कौन, पेड़ पौधे, ठीक है। और इसी भोजन पर प्राथमिक उपभोक्ता आश्रित होते हैं, ठीक है डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास यानी कि अस्थायी निवास, समझ रहे हो डियर, अस्थायी निवास यानी कि आश्रय को क्या कहा जाता है। चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास आश्रय को क्या कहा जाता है। ऐसे समझिएगा जैसे हम कहीं पर बाहर गए तो छोटा सा हमने जो ना अपना घर बना लिया, ठीक है। अस्थायी यानी कि कभी भी, जैसे बोल सकते हैं देसी भाषा में उठाऊ चूल्हा, ठीक है। उठाऊ चूल्हा भाई, हम तो आज यहाँ है आज उधर है, तो मतलब कि अस्थायी हो जाता है ना ये। तो चलिए इस प्रकार से, तो देखो यहाँ पे बात करेंगे 128 नंबर की प्यारे साथियों, आंसर हो जाता है रैबो। रैबो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है। क्लियर होगी बात, बिल्कुल साथियों रैबो कहलाते हैं। चलिए आगे प्यारे साथियों अपन बढ़ते हैं 129 नंबर की तरफ। चलो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों 129 नंबर कि मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। मानस पशु विहार साथियों यह है किस राज्य में स्थित है, तो मानस की बात करेंगे, यह है असम राज्य के बारपेटा जिले में स्थित है साथियों। असम राज्य के बारपेटा जिले में स्थित है, जिसको हम असम भी कहते हैं फिर असम भी कह देते हैं, ठीक है। तो साथियों मानस पशु विहार कहाँ पर है, असम राज्य के, हाँ असम राज्य के, बिल्कुल बिल्कुल लगातार बहुत बेस्ट आप लोग आंसर कर पा रहे हैं। असम राज्य के बारपेटा जिले में स्थित है और यह हाथी, जंगली भैंसा और गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गैंडे के लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हालांकि काजीरंगा नेशनल पार्क तो है ही, और साथियों ये भी है। चलिए बात करते हैं साथियों 130 नंबर की अपन। देखो अब हमने ये क्वेश्चन कई बार पढ़ा है बहुत अच्छे ढंग से। बात करेंगे डियर 130 नंबर की कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। ध्यान से पढ़ो और देन आंसर कीजिएगा। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल होता है। एक यानी कि वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। तो देखिएगा एक कथन बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही साथियों, यहाँ पर हमारा 2 ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल होता है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या 2 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है, जबकि अदर ऑप्शन बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है, ठीक है डियर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ साथियों देखिएगा, क्योंकि हाथी बहुत कम सोता है, हाथी ज़्यादा नहीं सोता है डियर, यह हाथी बहुत कम सोते हैं, ठीक है। अच्छा, और बहुत कम आराम करते हैं। एक वयस्क हाथी, ठीक है, यानी कि वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते व झाड़ियाँ खा सकता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, 2 कुंटल नहीं खाता है, 1 कुंटल खाता है, सिर्फ वो सिर्फ 1 कुंटल पत्तियां फिर झाड़ी खा सकता है, ठीक है। और 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल होता है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलो आगे प्यारे साथियों अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 131 नंबर। चलिए साथियों 131 नंबर की बात करेंगे। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी
संतुलन बनाए रखता है? तो मनुष्य बनाए रखता है संतुलन किसमें? पारिस्थितिकी तंत्र में। तो देखो डियर, वनोन्मूलन द्वारा संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना, कीटनाशी और पीड़कनाशी का प्रयोग, जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। तो आप लोग लगातार बहुत बेस्ट आंसर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद। डियर, संख्या बहुत कम है, प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा और एक बार शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। 131 नंबर की बात करेंगे डियर, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली 2 कि संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। ऑप्शन संख्या 2 राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है, ठीक। चलो आगे प्यारे साथियों अपन बढ़ते हैं 132 नंबर की तरफ एंड 133 नंबर की तरफ, ठीक है। चलिए बात करेंगे 132 नंबर की कि प्रकाश संश्लेषण, क्या पूछा गया आप लोगों से कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किस रंग के प्रकाश का सर्वाधिक योगदान होता है, ठीक है। ये पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक योगदान होता है किस रंग का होता है। मल्टीपल टाइम हमने क्वेश्चन पढ़ा है प्यारे साथियों। तो देखो 132 के 32 नंबर की बात करते हैं तो साथियों लाल रंग, ठीक है, लाल रंग यहाँ पर हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है, यानी कि ऑप्शन संख्या ओनली सी, ठीक है डियर। चलिए वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सबसे कम किस में होता है, आप लोग मुझे बताओ, सबसे कम की बात करेंगे तो आप लोग का आंसर क्या आ रहा है भाई? ओके, अगर मैं बात करूं सबसे कम बैंगनी, अरे वाह गजब, बिल्कुल गजब आंसर कर रहे हैं साथियों, बैंगनी, ठीक है डियर। सबसे कम होता है किसमें? बैंगनी कलर में, यानी कि बैंगनी रंग में। चलिए आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं 133 नंबर की तरफ। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या था पल्स पोलियो कार्यक्रम का। और 2014 में भारत मुक्त हो गया था पोलियो से, कि पोलियो मुक्त हो गया था 2014 में। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? अमिताभ बच्चन थे, अमिताभ बच्चन जी थे, ठीक है। पल्स पोलियो दिवस, 2 बूंद जिंदगी की, आप लोग को पता ही होगा। चलो, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, या फिर हमारा ऑप्शन संख्या डी। तो देखिएगा साथियों 33 नंबर की अपन बात करेंगे, है ना। देखो प्यारे साथियों 33 नंबर की बात करेंगे। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना था, ठीक है। बहुत सारे साथी डी बता रहे हैं यहाँ पे, लेकिन डी वाले इस बार हो गए हैं गलत, ठीक है। पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना था, ठीक है। और इस कार्यक्रम की मैं बात करता हूँ साथियों 1995 में, ध्यान से देखना साथियों, जिन साथियों का बर्थडे है 1995, तो उन्होंने यानी कि जिन साथियों का जन्म हुआ था 1995 में, तो भाई उन्होंने तो पोलियो खुराक बहुत ही पी होगी, ठीक है। तो 1995 में साथियों शुरू किया गया था इसको, और इसमें क्या था 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की 2 खुराकें दी जाती थी, यानी कि 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है डियर। चलिए प्यारे साथियों अपन बढ़ते हैं आगे, आगे अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है, हाँ वेरी गुड, पहले आप लोग इसको देखिएगा। क्वेश्चन संख्या 134 नंबर की अपन बात कर लेते हैं अच्छे ढंग से कि जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं। जो जंतु होते हैं प्यारे साथियों अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? उत्पादकों पर, उपभोक्ताओं पर, अपघटकों पर, फिर उत्पादक और उपभोक्ताओं दोनों पर यह निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 34 नंबर की बात करेंगे, सबसे बड़ा वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली 4, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, यानी कि डी ऑप्शन के साथ यहाँ पर हम जाना चाहेंगे। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन हमने बहुत बार बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रखा है। क्वेश्चन संख्या 135 की, जब कोई सपेरा, ध्यान से देखिएगा, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी कि बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो देखो कैसे कर रहा है, देखिएगा, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, है ना। 135 नंबर की बात करेंगे, आगे मैं ऑप्शन बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि ऑप्शन तो हमारे पास और भी है, बट आंसर यहाँ पर हमारा 35 का हो जाएगा कि उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तो यही आंसर यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ज़्यादा हमें
देखने की और आवश्यकता नहीं है अदर ऑप्शनों को, ठीक है डियर। कंपन जहां पर आ जाए उसी को आप लोग बिल्कुल सही कीजिएगा। हालांकि हमारे पास और भी ऑप्शन थे, जैसे क्या, उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, फिर उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो ये सब के सब क्या है साथियों, बेबुनियाद है। 35 नंबर की बात करेंगे, वन ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है, ठीक। चलो आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं 136 नंबर की तरफ कि दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये इकाइयां क्या कहलाती हैं? वसी अम्ल, अमीनो अम्ल, उच्च गलनांक वाले अम्ल या फिर अकार्बनिक अम्ल। 136 डियर, इस बार सबसे बड़ा वाला ऑप्शन नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाता है अमीनो अम्ल, ठीक है डियर। अमीनो अम्ल डिक्टो ही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है, ठीक है। स्कोर भी बताइएगा, भूलना नहीं है क्लास के एंड में। आगे देखो बात करेंगे साथियों 37 नंबर की और 38 नंबर की। जी 37 नंबर की डियर अपन बात करेंगे, 137 नंबर है और 138 की। वर्तमान में क्या, वर्तमान में क्या पूछा गया आप लोगों से डियर कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है साथियों कि भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं, सियाचिन को। किसको? सियाचिन ग्लेशियर को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सियाचिन को ही सफेद पानी की संज्ञा दी जाती है क्योंकि पूरे वर्ष यह पूरे वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है ना। और यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है सियाचिन, ठीक है। और फूलों की संरचना को, किसकी? फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। ये हैं बीजांड, स्त्री केसर, बाह्यदल या फिर पुष्प दल। देखो यहाँ पे बात करेंगे 138 नंबर की प्यारे साथियों, तो आंसर हो जाता है बीजांड, यहाँ पे हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो ही जाता है, ठीक। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपन 39 नंबर की तरफ और 40 नंबर की तरफ, ठीक है। भाई सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा डियर, ऐसे बात नहीं बनेगी, संख्या बहुत ही कम है। तो प्लीज सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे अगेन एंड अगेन सेशन को लाइक कर दीजिएगा और एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। जी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, लगातार बहुत बेस्ट आप लोग आंसर करें, सभी का धन्यवाद, ठीक है। 139 नंबर की बात करेंगे, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? मैंने आप लोगों को कई कई बार बताया है, एक तो राष्ट्रपति है और एक उपराष्ट्रपति है। यह क्या है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो, उपराष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति है अपना त्याग पत्र देता है। अगर उपराष्ट्रपति देता है अपना त्याग पत्र तो किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा, ठीक है। देखिएगा साथियों, राष्ट्रपति की बात करेंगे, ध्यान से देखो, राष्ट्रपति का जो वेतन होता है प्रति माह, ठीक है, राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन होता है 5 लाख रुपए होता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति का होता है 4 लाख प्रति माह, ठीक है। राज्यपाल की बात करेंगे 3.5 लाख प्रति माह होता है। और इनका जो कार्यकाल होता है वह होता है साथियों सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या 2 अपना राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। बात करेंगे 140 नंबर की, टैडपोल। टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? मेंढक, मछली, टारपीडो या फिर ध्रुवीय भालू। तो टैडपोल की बात करेंगे साथियों, हाँ, टैडपोल मेंढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है। किसके? मेंढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है टैडपोल। अच्छे ढंग से आप लोग जानते होंगे, ठीक है डियर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और देखिएगा यहाँ पे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अब अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 141 नंबर। चलो 141 नंबर की बात करेंगे और यहाँ पे 142। चलो 141 ही देख लेते हैं पहले अपन, ढंग से देख लेते हैं 141 नंबर को अपन बहुत अच्छे ढंग से कि भाई इनमें से कौन सा सम्मेलन उसके वर्ष से सुमेलित नहीं है, उसके वर्ष से साथियों सुमेलित नहीं है। मॉनेट्री प्रोटोकॉल 1987, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1988, क्योटो सम्मेलन 1997, फिर कोपेनहेग सम्मेलन 1992। तो कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो भली भांति आप लोग जानते हैं साथियों, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, समझे, 1988 ना होकर के साथियों
1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, आप लोग जानते हैं ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर आता है वह हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली 2। बाकी ये सब के सब सही हैं। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं 142 नंबर की तरफ। देखो ध्यान से आंसर करो, प्रॉपर वे में आंसर करना है भाई, और स्कोर भी बताना होगा लास्ट में आप लोग को। और देखिएगा साथियों एक चीज और है कि हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। कितने क्वेश्चन बचे हैं? क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन और बचे हैं डियर। तो ध्यान से देखो कि किन बीमारी के लिए डीपीटी, किन बीमारी के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है बताइएगा। काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, निमोनिया, पोलियो, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, फिर आंत्र ज्वर, प्लेग और हैजा। तो देखो आप लोग का आंसर क्या रहा है? अरे भाई 42 नंबर की बात करेंगे, आप लोग का लगातार आंसर यहाँ पर आ रहा है काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस, यानी कि ऑप्शन संख्या 1 राइट आंसर डियर यहाँ पर हमारा हो ही जाता है। ठीक है, आगे प्यारे साथियों अपन बढ़ते हैं 143 नंबर की तरफ। क्या 143 नंबर की तरफ अपन यहाँ पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अच्छे ढंग से आंसर कीजिएगा डियर। तो बात करेंगे 143 नंबर की, प्रॉपर वे में आंसर आप लोगों को करना होगा। भाई प्यारे साथियों कि जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी जी, फास्ट तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में क्या हुई? थोड़ी सी वृद्धि हुई है, थोड़ी सी गिरावट आई है, एकदम कमी आई है, फिर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, तो साथियों भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। यहाँ वर्ष में जो है ना 2001 की जनगणना में यह अनुपात कितना था? 933 था। ठीक है डियर, 2001 की जनगणना में साथियों 933 अनुपात था। ठीक है, 933 इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि 1000 पुरुष होंगे तो 933 महिलाएं थी 2001 में। जबकि बात करेंगे अगले पॉइंट की, फिर उसके बाद 2011 में क्या हुआ साथियों? 2011 में हुआ कि भाई स्त्रियों की संख्या हो गई 943। ध्यान से देखते रहिएगा, 2011 में स्त्रियों की संख्या हो गई 2011 में 943। ठीक है, 2011 में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे साथियों फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ। अब अगर मैं बात करता हूँ 2021 के अकॉर्डिंग, 2021 के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो साथियों 20 महिलाएं ज़्यादा हो गई हैं। 20 महिलाएं ज़्यादा हो गई किससे? पुरुषों से। ठीक है, पुरुषों से महिलाएं ज़्यादा देखने के लिए मिली है भारत में अब। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो साथियों थोड़ी सी वृद्धि हुई 2011 के अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर यहाँ पर क्या है कि महिलाएं कम हैं भारत में। कम नहीं है, और पुरुषों से ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, चलिए आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 44 नंबर की तरफ। 144 नंबर की अपन बात करते हैं। 144 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है? कौन? यहाँ पर देखो निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, भारत में जैव विविधता अधिनियम का निर्माण 2005 में। तो आप लोग का आंसर क्या रहेगा? आप लोग मुझे बताओ। तो देखो 44 नंबर की अपन बात करेंगे, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 4। ठीक है डियर, कि भारत में जैव विविधता अधिनियम का निर्माण 2005 में नहीं किया गया। ठीक है, बिल्कुल साथियों 2000, हाँ बिल्कुल 2005 में नहीं किया गया था, ये किया गया था 2002 में। ठीक है, 2002 में साथियों यह किया गया था। ठीक है डियर, हाँ, जिसके आधार पर 2004 में जैव विविधता नियम बनाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ओनली डी। अब देखो कितना बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 45 नंबर की बात करेंगे डियर, कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है भाई। ऐसे बात नहीं बनेगी। आप लोग लाइक बहुत कम किए हैं, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है अगेन एंड अगेन भाई लाइक कर दो फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक बार शेयर कर दीजिएगा जी। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे बात बनेगी डियर? तो प्लीज़ सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है,
चलिए, तो बात करेंगे 145 नंबर की, राष्ट्रीय गीत के रचयिता है प्यारे साथियों, हमें पता है बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है साथियों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं राष्ट्रीय गीत के रचयिता। ठीक है, और राष्ट्रगान की बात करेंगे साथियों, राष्ट्रगान की बात करेंगे तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान की बात करेंगे, गुरुदेव को राष्ट्रगान का जनक कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे प्यारे साथियों पर बढ़ते हैं, मैथिली शरण गुप्त जैसे कि साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती, दूरदर्शा, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे, है ना। साकेत, यशोधरा, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे। चलिए आगे बात करेंगे साथियों, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 146 नंबर। 146 नंबर की बात करेंगे साथियों की, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, तो क्या शामिल होना चाहिए? तो अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, या फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 और 4 की शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, या फिर प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। तो फाइनली देखो 46 नंबर की बात करेंगे डियर, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 3 की शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ठीक है, चलो आगे प्यारे साथियों पर बढ़ते हैं। अब 147 नंबर की था, बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है, यकीन मानिएगा, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करते रहिएगा, बिल्कुल ही बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, या फिर यहाँ पर क्या है, या फिर है साथियों की पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, फिर प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। अरे भाई देखो डियर, यहाँ पे बात करेंगे 147 नंबर की, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 3। समझ रहे बात को, कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए आगे प्यारे साथियों पर बढ़ते हैं 148 नंबर की तरफ। हमारे पास देर 2 क्वेश्चन और बचे हैं भाई। बार बार मुझे कहना पड़ता है, आप लोग भाई दबा दीजिएगा बटन लाइक का, क्या ही जाता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? क्या कौन सा उद्देश्य साथियों आप लोगों से पूछा है कि नहीं है? कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, या फिर यहाँ पर हमारा दे रखा है क्या, हालांकि हमारे पास और भी ऑप्शन दे रखे हैं बट मैं आप लोग को ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर हमारा 1 ही हो जाएगा, कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ठीक है, यही हमारा अच्छे ढंग से सही आंसर हो, क्योंकि पहेलियों की यहाँ पे बात की जा रही है, तो अदर ऑप्शन को हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है डियर, हालांकि ऑप्शन भी है हमारे पास, देखो जैसे क्या, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना है, फिर बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना, ये सभी की सभी क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, आगे प्यारे साथियों पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 149 नंबर की, पर्यावरण अध्ययन की क्या, पर्यावरण अध्ययन की कक्ष में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, कि विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श में सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, या फिर देखिएगा कि यहाँ पे दे रखा है बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में।
तो 49 नंबर का आप लोग का आंसर क्या रहेगा? ध्यान से देखो, हालांकि हमने यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन अच्छे ढंग से पढ़ लिए हैं, बट आंसर हो जाता है पहला कि विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ठीक है डियर, चलिए, और ये रहेगा प्यारे साथियों आज के सेशन का अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 150 नंबर। जो 3-4 क्वेश्चन थे लास्ट के वो काफ़ी बड़े थे, यानी कि CTET लेवल के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है, कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं, निर्देशन किया जा सकता है, फिर किए जा सकते हैं बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्न पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, या फिर हमारा दे रखा है यहाँ पे 3 नंबर और 4 नंबर, यानी कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, या फिर उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे हमारा कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो देखो, फाइनली जो आंसर हमारा हो जाता है डियर, वह हो जाता है ऑप्शन संख्या 3 की। क्या हो जाएगा? बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर हमारा हो जाएगा ओनली क्या साथियों सी, यानी कि 3 ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो प्यारे साथियों आशा करते हैं सेशन आप लोग को जरूर ही पसंद आया होगा, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मैं कहना चाहूँगा, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी ठोक दीजिएगा, यानी कि लाइक कर दीजिएगा। और देखो, यूपी टेट के नोट्स मंगाने के लिए साथियों इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं 8937085087। बेहतरीन नोट्स हैं साथियों, गागर में सागर जैसे नोट्स हैं, यूपी टेट नोट्स। ठीक है, घर बैठे आप लोग के नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, डाक द्वारा। फीस की मैं बात करता हूँ साथियों, मात्र 1000 रुपये फीस है। दूसरी बात यह है कि आप लोग को 5 सब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे क्या, सबसे पहले बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण बाल विकास, गणित, संस्कृत और हिंदी। ठीक है डियर, चलिए, तो इम्पोर्टेंट कमेंट करना मत भूलिएगा, अपना सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्कोर भी बताइएगा अपना। ठीक है साथियों, चलिए, और तैयारी को अपनी धार दे दीजिएगा, बिल्कुल रुकना मना है। चलिए फिर, है ना, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।